गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है बेटा क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्टिंग का है अकाउंटिंग इक्वेशन, वो चैप्टर इसी कंसेप्ट पर बेस है। जब आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो वो प्रैक्टिकल जो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। अब हमारी अकाउंटिंग यानी बिजनेस के अंदर जब हम अकाउंटिंग करेंगे, ट्रांजैक्शंस को नोट करेंगे, तो उसके लिए इस कंसेप्ट को फॉलो किया जाएगा। ये कंसेप्ट क्या कहता है? ड्यूअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इसे हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। It provides the very basis for recording business transaction into the book of accounts. ये हमें बताता है, आधार बताता है कि किस तरह से हमने बिजनेस के अंदर बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ये प्रिंसिपल हमें सिखाता है एंट्री करना। दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट, ये कंसेप्ट और क्या बताता है? दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ ड्यूअल होता है दो और टू फोल्ड इफेक्ट्स एंड शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। कि हर बिजनेस की ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, दो पहलू हैं, इसलिए वो ट्रांजैक्शन दो जगह पर रिकॉर्ड होती है। इन अदर वर्ड्स, एटलीस्ट टू अकाउंट्स, कम से कम दो अकाउंट्स विल बी इन्वॉल्व। ज़्यादा भी इन्वॉल्व हो सकते हैं उस ट्रांजैक्शन में, लेकिन कम से कम दो अकाउंट तो जरूर इन्वॉल्व होंगे इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं अपने आप ही कि बिजनेस के अंदर हम केवल वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। प्लस हर ट्रांजैक्शन जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसके दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राम स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन अ सम ऑफ ₹50 lakh. The amount of money brought in by Ram will result in an increase in the assets of business by ₹50 lakh. At the same time, the owner's equity or capital will also be increased by the equal amount. It may be seen that the two items that got affected by this transaction are cash and capital account. अब हम इसको अपने हिसाब से समझते हैं बेटा। आपने अभी पीछे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट सीखा था। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में देखा कि बिजनेस एक अलग अस्तित्व रखता है उसके ऑनर से। अब हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस के हिसाब से करते हैं। बिजनेस एक काल्पनिक व्यक्ति हो जाता है। तो बिजनेस के अंदर ऑनर ने पैसा लगाया तो बिजनेस में आया क्या? कैश। अब जब ऑनर ने पैसा लगाया 50 लाख रुपए, तो बिजनेस के हिसाब से सोचो तो वो बिजनेस के लिए भी लायबिलिटी भी है, क्योंकि जब बिजनेस बंद करना पड़ेगा तो वो पैसा ऑनर को वापस करना पड़ेगा। तो बिजनेस में ऑनर के द्वारा पैसा लगाना, इस ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट कैसे हुआ? बिजनेस के हिसाब से सोच के देखें तो बिजनेस में आया क्या? कैश आया। कुछ गया? नहीं, कुछ नहीं गया। लेकिन कैश के आने के बाद ये पैसा जो आया है ये बिजनेस के हिसाब से एक लायबिलिटी है, और इस लायबिलिटी का नाम क्या है? कैपिटल। यानी जब कभी बिजनेस बंद होगा तो ये पैसा किसको जाएगा? कैपिटल का वापस ऑनर को जाएगा। तो हमें यहाँ दो अकाउंट में एंट्री करना पड़ेगा। एक तो कैश में, बिजनेस के अंदर कितना कैश आ रहा है। दूसरा, बिजनेस की लायबिलिटी भी बढ़ रही है क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी होती है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट फर्दर। सपोज द फर्म परचेज गुड्स। फर्म ने गुड्स परचेज किया वर्थ ₹10 lakh ऑन कैश। कैश में माल खरीदा। दिस विल इंक्रीज। अब बिजनेस में आया क्या? माल। जब गुड्स परचेज करते हैं तो उसे परचेजेस बोलते हैं, और बिजनेस में गया क्या? कैश। चलिए पढ़ते हैं। इसका क्या दो जगह अकाउंट में असर पड़ेगा? दिस विल इंक्रीज एन एसेट। एसेट हमारी बढ़ गई यानी स्टॉक ऑफ गुड्स,
ऑन द वन हैंड एंड रिड्यूस अनदर एसेट, और एसेट कम कौन सी हो गई? कैश, ऑन द अदर. Similarly, if the purchase a machine worth ₹30 lakh on credit, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें कि बिजनेस ने एक मशीन खरीदी है 30 लाख रुपए की उधार फ्रॉम रिलायबल इंडस्ट्रीज, ये कंपनी का नाम है जहां से मशीन खरीदी. तो बिजनेस में आई क्या? मशीन. गया कुछ नहीं, देना है. किसको देना है पैसा? उधार खरीदी है तो रिलायबल इंडस्ट्रीज को देना है. तो ऐसा करने से हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, देना है हमें पैसा, यानी बिजनेस, हमें का मतलब बिजनेस की बात कर रही हूं मैं. दिस विल इंक्रीज एन एसेट, एसेट बढ़ गई मशीनरी ऑन द वन हेड एंड लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स ऑन द अदर, और दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई, एक तरफ हमारी एसेट भी बढ़ गई. दिस टाइप ऑफ ड्यूअल इफेक्ट takes place in case of all business transactions and is also known as duality principle. ये नाम भी बेटा आप याद रखिएगा, इसको हम duality principle भी कहते हैं. तो हम बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको जब देखेंगे तो हर ट्रांजेक्शन का कम से कम 2 अकाउंट्स में इफेक्ट जरूर होता है. ठीक है. अब जब आपने मशीन खरीदी तो एसेट बढ़ी, लेकिन उधार खरीदी तो लायबिलिटी भी बढ़ गई. द ड्यूअलिटी प्रिंसिपल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड. अब ये आपने देखा कि हर ट्रांजैक्शन की 2 साइडें हैं, एक तरफ एक होता है तो दूसरी तरफ कुछ और होता है. हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन विच इज एज फॉलोज. हम इसको एक जैसे मैथ्स में इक्वेशंस होती हैं, इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं अकाउंट्स के अंदर, उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि किस तरह से हर ट्रांजैक्शन 2 साइडेड मिनिमम होती है. तो इसके लिए हमने बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्ट इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है. एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. आप जब भी क्वेश्चन अभी करेंगे, जब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं, तो मैंने ऊपर लिख दिया टोटल एसेट्स, उसका टोटल जो होगा हमेशा बराबर होगा. किसके बराबर होगा? बिजनेस की कैपिटल और लायबिलिटी के. ठीक है. तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो ये लायबिलिटी कौन सी हुई? आउटसाइड लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो बाहर के लोगों से हमने उधार लिया है. ये क्या है लायबिलिटी? ये ऑनर्स इक्विटी, इंटरनल लायबिलिटी, मालिकों का पैसा. तो टोटल लायबिलिटी कैसे बनती है? आउटसाइड लायबिलिटी प्लस इनसाइड लायबिलिटी, दोनों लायबिलिटी का टोटल करें तो टोटल लायबिलिटी है. इसका टोटल हमेशा इसके टोटल एसेट के बराबर होगा. इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बेटा. आप खुद सोचिए, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी रखता है, वो तो एक नाम का बिजनेस है. बिजनेस में एक तरफ कैपिटल आ रही है, कैपिटल, लेकिन वो कैपिटल कैश लेकर आ रही है, तो कैश हमारे बिजनेस में एसेट हो गई और उधर से कैपिटल लायबिलिटी हो गई. तो जितना इधर आएगा उतना ही इधर आएगा. बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, बैंक लोन लेने पर बिजनेस की आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ गई, तो आउटसाइड लायबिलिटी यहाँ बढ़ गई. पर लोन लिया, लायबिलिटी बढ़ी, लेकिन दूसरी तरफ पैसा भी तो आया, पैसा जो कैश है वो हमारी एसेट है, तो यहाँ बढ़ गया. तो हर ट्रांजैक्शन का इधर और इधर दोनों जगह इफेक्ट पड़ता है. ठीक है. या कभी इधर ही पड़ेगा तो इधर ही प्लस इधर माइनस हो जाएगा. यानी हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर रहेगी जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन को सॉल्व करेंगे. और हम इस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में बेटा ये जो साइड है इक्वल टू के ये वाली साइड, ये साइड कहलाती है डेबिट साइड, और ये वाली साइड जो जहां लायबिलिटी और कैपिटल लिखे जाते हैं, ये वाली साइड कहलाती है क्रेडिट साइड. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. ठीक है. इन अदर वर्ड्स द इक्वेशन स्टेट्स दैट एंड एसेट्स ऑफ अ बिजनेस की ये जो एसेट्स हैं आर ऑलवेज हमेशा बराबर होंगी इक्वल टू द क्लेम्स ऑफ ऑनर, ऑनर्स के क्लेम एंड द आउटसाइडर. यानी हम कह सकते हैं एसेट्स ऑफ द बिजनेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल लायबिलिटी बोल सकते हैं, या इक्वल टू द आउटसाइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल. इन दोनों के टोटल के बराबर होगी. अब मैंने यहाँ लिखा है लायबिलिटी को आउटसाइड लायबिलिटी, कैपिटल को ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं बेटा, और इनसाइड लायबिलिटी भी कहते हैं.
क्लियर हो गया बेटा? एक चीज और बतानी थी, ये जो टॉपिक है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक आप यहीं से करेंगे, टीएस ग्रेवाल में से नहीं करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है? और इसका आगे है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट revenue is considered, revenue कब माना जाएगा? To have been realized when a transaction has been entered into and the obligation receive the amount is established। अब ये बात आपको थोड़ी समझ आई होगी। इनका कहना है कि किसी बिजनेस में जब आप सेल करते हैं, ठीक है, जैसे आज आप इस ईयर में आपने सेल करी लेकिन आपको पैसा नहीं मिला, या आपको 2021 में हमें माल बेचना, उस बंदे ने हमें एडवांस दे दिया इस साल, तो हमें किस चीज को सेल मानना है कि 2020 की सेल कौन सी होगी और 2021 की सेल कौन सी होगी? क्योंकि सेल जो आप माल बेच रहे हैं उससे होने वाला जो पैसा है, आने वाला पैसा है, जो रिवेन्यू कहलाता है। लेकिन अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप जो सर्विसेज दे रहे हो, जो आपका काम है, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देते हो, तो उससे आने वाला जो पैसा है वो क्या कहलाता है? वो भी रिवेन्यू कहलाता है। तो रिवेन्यू जो काम आप, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप करते हो, उससे आने वाले पैसे को हम रिवेन्यू कहते हैं, ठीक है? तो रिवेन्यू कब रिवेन्यू माना जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग ईयर। अब ये वाली लाइन्स हम दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है? इससे पहले हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं यहाँ से, ये वाला पार्ट दोबारा से हम करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट। एन एंटरप्राइज, एक बिजनेस, सेल गुड्स इन फरवरी 2018 में माल बेचता है एंड रिसीव द अमाउंट इन अप्रैल 2018। पैसा मिलता है कब? अप्रैल में। माल बेचा फरवरी में, यानी 2 महीने बाद मिला। रिवेन्यू ऑफ दिस सेल शुड बी रिकॉग्नाइज। तो हम ये सेल किस पीरियड की मानेंगे? रिवेन्यू ऑफ दिस सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन फरवरी 2018। तो ये 2018 की सेल मानी जाएगी जब आपने माल बेचा, ना कि जब पैसा आया, ठीक है? दैट इज व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बिकॉज द लीगल ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टेब्लिश्ड। यानी कानूनी रूप से जब आप पैसा लेने के हकदार बनेंगे, जिस टाइम पर, वो टाइम जो है माना जाएगा, उस सेल का पीरियड माना जाएगा, ठीक है? इन फरवरी 2018, जो कि 2018 में जैसे ही आपने माल बेचा तो आप उसका पैसा लेने के हकदार बन गए, चाहे मिला बाद में, तो वो सेल 2018 के महीने की मानी जाएगी, ना कि अप्रैल की। द लीगल ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट, जब आप कानूनी रूप से तैयार हैं, कानूनी रूप से आप ओब्लाइज हैं टू रिसीव द अमाउंट, एन एंटरप्राइज हैज रिसीव्ड, ठीक है, तभी उस टाइम की वो सेल मानी जाएगी। लेट अस टेक एन अदर एग्जाम्पल। सपोज एक बिजनेस हैज रिसीव्ड एन एडवांस, एक बिजनेस को एडवांस में पैसा मिला फरवरी के महीने में, फॉर द सेल टू बी मेड इन मई 2018, कि मई में जो माल बेचोगे वो हमें देना, और पैसा दे गया, पहले आकर बुकिंग करा गया, तो अब ये सेल फरवरी की नहीं मानी जाएगी, जबकि पैसा तो फरवरी में आया। लेकिन कानूनी रूप से माल जब हम उसको देंगे, वो कब देंगे? मई में, तो ये सेल मई की मानी जाएगी, चाहे पैसा पहले आ गया हो, ठीक है? दोबारा से देखते हैं। बिजनेस रिसीव्ड एन एडवांस इन फरवरी 2018 फॉर द सेल टू बी मेड इन मई 2018, कि मई की सेल हमें करना, तो रिवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन मई। हमें रिवेन्यू कब मानना है, यानी कब की सेल माननी है? मई की। अपॉन सेल्स हैविंग बीन मेड, जब एक्चुअल में आप सेल्स करेंगे, ठीक है, जब आपकी सेल एक्चुअल में होगी। बिकॉज द लीगल ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट, कानूनी रूप से आप उस अमाउंट को लेने के हकदार कब होंगे? जब माल बेचेंगे, चाहे वो पहले दे गया। अमाउंट इज एस्टेब्लिश्ड इन मई 2018।
तो ये रिवेन्यू कब रिकॉग्नाइज समझा जाए, ये वो सिद्धांत आपको समझा रहा है। इसके लिए हमने अमाउंट कब मिल रहा है वो नहीं देखना, हमने ये देखना है कि माल जब आप बेच रहे हैं और कानूनी रूप से उसका पैसा लेने के हकदार बन रहे हैं। अब कंसेप्ट पढ़ते हैं। रिवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड। रिवेन्यू कब रियलाइज्ड माना जाएगा कि ये पैसा हम कब लेने के लिए हकदार हैं, जब ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू, जब वो ट्रांजैक्शन की जाएगी, खरीद और बेच किया जाएगा, एंड द ऑब्लिगेशन, और हमारे को कानूनी रूप से हकदार बनेंगे, रिसीव द अमाउंट इज एस्टेब्लिश्ड। इट इज टू बी नोटेड दैट रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू एंड रिसीप्ट ऑफ एन अमाउंट आर टू सेपरेट एस्पेक्ट्स। यहाँ इन्होंने आपको क्लियर कर दिया है कि जो रेवेन्यू एंड रिसीप्ट ऑफ एन अमाउंट आर, पैसे का मिलना अलग चीज है और सेल का होना अलग चीज है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। वेरीफिएबल होता है जांच करने योग्य। ये क्या, इसका क्या मतलब है, इस सिद्धांत हमें क्यों ध्यान में रखना है। द वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट होल्ड्स, ये हमें क्या बताता है, दैट अकाउंटिंग शुड बी, कि जो आप बिजनेस की ट्रांजैक्शन लिख रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, वो पक्षपात से फ्री होनी चाहिए, यानी उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो पक्षपात से बचने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी अकाउंटिंग है उसमें पक्षपात ना हो। वो आगे क्या कहते हैं, इट मीन्स, ये लाइन आप छोड़ दीजिए, इट मीन्स ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस शुड बी, जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप लिख रहे हो वो क्या होनी चाहिए, शुड बी एविडेंस्ड प्रूफ एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, यानी हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ होना चाहिए उस ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में। जैसे आपने मशीन खरीदी और आपने उसकी एंट्री करी, तो वो एंट्री कहाँ से करी, उसके लिए बिल होना चाहिए। आपने बैंक में पैसा जमा कराया तो रिसीप्ट होनी चाहिए। तो हर चीज का एक प्रूफ होना चाहिए जो कि ये बताए कि आपने कोई पक्षपात नहीं करा है, सब चीज ऑथेंटिक है। और उसको, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, सारे वाउचर्स, बिल। दीज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर, ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, कैश मीमो, कैश बिल आता है ना, जैसे आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो बिल मिलता है ऊपर, अगर आप कैश में पेमेंट करते हो दैट इज कैश मीमो। इनवॉइसेस, जब आप उधार माल खरीदते हैं तो जो बिल तैयार किया जाता है उसके ऊपर कैश नहीं लिखा जाता। सेल बिल, माल बेचा है तो उसका बिल, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे वाउचर हैं जो हम वाउचर चैप्टर के अंदर ही डिटेल में पढ़ेंगे। यस क्लास, थर्ड चैप्टर में अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस करने के बाद, जो कि बेस है हमारी अकाउंटिंग का, उसके बाद हमारा एक और टॉपिक है जो कहलाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड्स बेसिकली नियम है जो किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करते समय ये रूल्स और रेगुलेशन है जिसे फॉलो करना है। तो सबसे पहले इसको हम डिटेल में आपके टीएस ग्रेवाल में दिया है बेटा, इसे आप टू दी पॉइंट करेंगे क्योंकि इसका कुछ पार्ट ही हमारे सिलेबस में इस बार है। एक्सप्लेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। बेसिकली स्टैंडर्ड क्या है, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं किसी काम को कैसे करना है। दैट इज, ये जो गाइडलाइंस हैं ये किसने दी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन गाइडलाइंस में क्या है, ज्यादातर सिद्धांत बताए गए हैं, विच आर इशूड बाय अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। जो हमारे देश की अकाउंटिंग बॉडी के द्वारा इशू किए गए हैं, वो अकाउंटिंग बॉडी जो हमारे पूरे देश में है, जो अकाउंट से रिलेटेड सारी चीजें ध्यान रखती है या करती है या चेंजेस लाती है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, that are followed for preparation and presentation of financial statements। कि आपने अपने बिजनेस के अंदर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग कैसे करने हैं, उसके लिए समय समय पर गाइडलाइंस इशू की जाती हैं। और ये गाइडलाइंस कौन इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इन्हीं गाइडलाइंस के अंदर
प्रिंसिपल्स की भी बात कही गई है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो गाइडलाइंस हैं ये क्यों बनाए गए, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। ये तो मीनिंग था, मीनिंग के साथ ही इसका उद्देश्य क्यों बना रहे हैं हम ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड मतलब गाइडलाइंस, इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी यानी समानता, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेबिलिटी। जब पूरी इंडिया के अंदर, अगर हम इंडिया की बात करें, अकाउंटिंग करने की गाइडलाइंस सभी बिजनेस की एक जैसी होंगी, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इशू करेगा, तो इस अकाउंटिंग में हमें पता है कि सबने इस तरह से करी है, तो एक जैसा यूनिफॉर्मिटी रहेगी देश के अंदर। प्लस ऐसा करने से ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, दूर पारदर्शिता, पारदर्शिता का मतलब है कि पता रहता है हर यूजर को कि इसके अंदर ऐसा क्यों है, किस लिए है, कैसे है। कंसिस्टेंसी और गाइडलाइंस को ही फॉलो करने से जो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है वो भी फॉलो हो जाता है, जो ये कहता है कि एक बार जो भी आपने तरीका अपनाया, मेथड चूज किया, आने वाले सालों में उसी से काम करो ताकि कंपैरिजन आसान हो। तो जब कंसिस्टेंसी हो जाती है तो कंपैरेटिबिलिटी भी, तुलना करना भी आसान हो जाता है। तो बेसिकली आप ये याद रखिए कि स्टैंडर्ड्स आर द गाइडलाइंस विच आर इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यस क्लास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्यों ऑब्जेक्टिव है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के पीछे या इन गाइडलाइंस के पीछे। अभी हमने जब पीछे क्वेश्चन में मीनिंग करा था, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा था, सेम आंसर यूनिफॉर्मिटी, कंपैरेटिबिलिटी, कंसिस्टेंसी, इन सब चीज़ों को लाने के लिए किया जाता है। ये आंसर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो अब ये आंसर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस क्लास, इसके बाद इन्होंने कुछ हिंट के साथ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें पूछा गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था। जब आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव ही पूछा गया है। तो इसके आंसर में ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर क्या है। पहला है मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी, कि अगर ये नियम नहीं होते तो हर बिजनेस अपने हिसाब से प्रैक्टिस करता और सबकी प्रैक्टिस अगर अलग अलग होती तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता, रिजल्ट सबके अलग अलग आते, ठीक है। तो इनका एम क्या था कि ये जो डाइवर्स प्रैक्टिस है, अलग अलग लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसको खत्म किया जाए। प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से समझ सकें जैसा कि ये स्टैंडर्ड्स समझाते हैं। थर्ड, अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड एंड अप्लाइड, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो क्या क्या हैं वो इन स्टैंडर्ड्स में ही बताई गई हैं। तो जब आप स्टैंडर्ड्स की नॉलेज रख लेंगे तो उनको समझकर उनको कैसे अप्लाई करना है आप अच्छे से समझ सकते हैं।